सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिंदी की क्लास 2। डे 1 पहले हमने करा दिया था, मतलब कि क्लास 1 पहले हमने करा दिया था। आज हम डे 2 करेंगे, क्लास 2 करेंगे। तो आज हम देखेंगे व्याकरण, जो हमारी व्याकरण है, व्याकरण में जो वर्णमाला है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या, टोटली देखेंगे उसको, ठीक है। अभी पूरा खुल के करेंगे उसको, आप घबराओ नहीं। जो भी है पूरा प्रत्यक्ष होगा और एक एक वो चीज़ें बता दूंगा। आज एक एक वो चीज़ें बता दूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और एग्जाम के लिए, एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी होगा जो मैंने ये लिखा हुआ है, इनमें आपने देखा भी होगा, अक्सर एग्जाम में आता है। जैसे हमारा यूपी पुलिस हुआ, वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, और हमारा यूपी टेट, सुपर टेट, और आपका सी टेट, और अभी जो रीट का एग्जाम है उसके लिए, इन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जिसने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे अपने परिवार एग्जाम अड्डा परिवार के साथ। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अभी देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में आपने देखा होगा कि उसके 52 वर्ण होते हैं। कितने? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? 52 वर्ण। 52 वर्ण, 52 वर्णों की एक चार्ट बना हुआ है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी लिखे हुए हैं, तो इसलिए वर्णमाला होगी। वर्णों की एक माला तो वर्णमाला हुई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो वर्णमाला है हमारी वो लिखित और मौखिक दो प्रकार की है। वर्णमाला जो हमारी है वो लिखित और मौखिक दो प्रकार की है। लिखित में आप क्या करोगे? लिखित में आपको वर्णों को तो लिखना है ना, वर्णों को कभी सिंगल वर्ण, कभी 2 जोड़ के, कभी 3 जोड़ के, या फिर आपको शब्द बना दिया, वाक्य बना दिया, ऐसे करके लिखोगे। तो क्या होगा? एक लिखित होगी, एक मौखिक होगी। मौखिक में आप लोगों को क्या करना है? अभी देखो, मौखिक में जो हमें करना है वो एक स्वनिम होगा, एक ध्वनि होगा। एक स्वनिम होगा और एक ध्वनि होगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे एग्जाम्स में स्वनिम का जो क्वेश्चन आया हुआ है, और 90% बच्चों से स्वनिम के बारे में पता नहीं है, स्वनिम के बारे में नहीं पता 90% बच्चों को। तो आज मैं आपको बता दूं स्वनिम होता क्या है। आओ तो देखते हैं हमारा स्वनिम होता क्या है, कैसे होता है। स्वनिम मुख के, मतलब कि मुख के, जो हमारा मुख है उसके एक बार खुलने और एक बार बंद होने के समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। मुख के एक बार खुलने और बंद होने के समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मुख के एक बार खुलने या बंद होने के मध्य जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसको स्वनिम बोलते हैं। आओ आगे देखते हैं। ध्वनि, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कई स्वनिम मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई स्वनिम मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब भी कंपन होके कई स्वनिम मिलकर कंपन करते हैं और उसके बाद ध्वनि बनती है। क्या होता है? उसके बाद ध्वनि बनती है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ध्वनि कैसे बनती है? कई स्वनिम मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं। वर्ण, वर्णमाला की एक ऐसी इकाई जो प्रत्यक्ष, मतलब कि लिखित है और सामने देख सकते हैं, हमारे सामने है, और प्रमाणित है। क्या है? प्रमाणित है। जो मतलब कि आप लोगों को पता है कि ये एक सत्य है और ये हकीकत है, जो हमारी वर्णमाला में लिखा हुआ है, ए आ ई उ, ये सब। उसके बाद हम क्या करते हैं? अक्षर। स्वर युक्त वर्ण क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। जो भी स्वर युक्त वर्ण होगा वो क्या होगा? आपका अक्षर होगा ना। आप एक बात बताओ मुझे, जब भी एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ में मिलेगा तो 2 वर्ण आपस में मिल गए, उसके बाद अगर हम एक स्वर युक्त वर्ण को एक व्यंजन या स्वर युक्त वर्ण के साथ मिला दे तो क्या बन जाएगा? एक अक्षर बन जाएगा ना। देखो, ए बे, अब, के बे, कब, जय बे, जब, ये ऐसे बनते हैं। शब्द वर्णों का सार्थक मेल, जो वर्ण है हमारे ये, इनका सार्थक मेल जो होता चला जाएगा, ऐसे ही जैसे मैंने अभी लिखा है, ऐसे ही वर्णों का सार्थक मेल क्या हो जाएगा?
शब्द वर्णों का सार्थक मेल क्या हो जाएगा, शब्द कहलाएगा। वर्णों का सार्थक मेल क्या होगा, शब्द कहलाएगा। अभी हम देखते हैं उपवाक्य। उपवाक्य आधा हास्य प्रकट करने वाले, आधा हास्य प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं हम, उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। आधा हास्य प्रकट करने वाले को हम उपवाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होगा, अरे आप एक बात बताओ, उपवाक्य किसको बोल दिया, जो आधा हास्य प्रकट कर रहा है। जो पूरा हास्य प्रकट करेगा वो क्या होगा, वो वाक्य होगा ना। क्या होगा, वो वाक्य होगा। जब आपको एक बात बताओ, मैंने कहा मैं कल बड़ौद जाऊंगा तो कुछ फल लेकर आऊंगा, तो कुछ फल लेकर आऊंगा, तो मतलब कि आधा हास्य क्या था उसमें, वो हो गया था, तो उसमें बीच में घुसा दिया। और जब मैंने कहा मैंने अपना काम कर लिया है, तो पूरा वाक्य हो गया ना। अभी शब्दों का व्यवस्थित मेल ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक मेल को मतलब कि व्यवस्थित मेल को क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वाक्य। वाक्य अभी मैं आपको चलो अभी बता दूं, ये क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन, अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन। अभी आपसे पूछा गया था कुछ ही दिन पहले एक पेपर में, बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपने देखा होगा जब भी बच्चों का पहाड़ा आपने देखा होगा, उसमें अक्सर देखा होगा आपने कि जो पहाड़ा होता है मतलब कि उसमें ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ ये सब आते हैं, के खे गे घे डे चे छे जे जे अंजे, ठीक है, वो सब आते हैं। तो क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, वो वर्ण ही तो होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्ण ही होगी ना। तो क्या होगी, वर्ण होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होगी, वर्ण होगी वो इकाई। भाषा की सबसे छोटी भावार्थपूर्ण इकाई, पूर्णार्थक इकाई क्या होगी, भाषा की जो सबसे छोटी भावार्थ मतलब कि जो भावों को प्रकट करे और पूर्ण अर्थ दे, क्या होगी, वाक्य होगी। बिना वाक्य आप किसी का भाव प्रकट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वाक्य एक ऐसी इकाई है जो भावार्थपूर्ण और पूर्ण अर्थ देती है। क्या देती है, पूर्ण अर्थ देती है। उसको क्या बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। अब उसके बाद देखते हैं भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, क्यों कई बार ये पेपर में आ चुका। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द होगी। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द होगी। क्या होगी, शब्द होगी। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। कई ध्वनि मिलकर एक मतलब कई स्वनि मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, कई स्वनि मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो उस भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई। अब इसमें आप लोग फंस मत जाना, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाएगा तो आपको ध्वनि लगाना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, भाषा विज्ञान की, किसकी, भाषा के विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, स्वनिम होगी। क्या होगी, स्वनिम होगी। उसके बाद आपको पूछा गया उच्चारण की सबसे छोटी इकाई। जो उच्चारण है, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, स्वनिम ही तो होगी। अभी मैंने बताया था हमारे एक बार मुख खुलने और एक बार बंद होने के समय जो भी हमारे मुख से वायु निकलती है वो क्या कहलाती है, स्वनिम। तो सबसे छोटी उच्चारण के समय क्या होगी, स्वनिम होगी। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। हमने देखा भाषा क्या है, लिखित है, मौखिक है और आपकी सांकेतिक है। लिखित में क्या होगा, आपने देखा होगा अक्सर किताबों में, आपने अक्सर देखा होगा किताबों में भाषा लिखी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, लिखित कहते हैं। जो आप लिख कर करते हैं, जो हमने ये सब लिख रखा है वो लिखित भाषा होती है। उसके बाद हम चलते हैं मौखिक भाषा पर। मौखिक भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलकर आपस में बोलकर करते हैं, ठीक है। संवाद क्या होता है, मौखिक भाषा का है।
सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में क्या होता है, लिपि चिन्हों को लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लिपि चिन्हों को लिया जाता है। लिपि चिन्ह क्या होते हैं, अभी मैं अगले डे में, नेक्स्ट डे में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको लिपि के बारे में बताऊंगा। लिपि अक्सर होती क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब लिपि है क्या, लिपि है क्या, लिपि चिन्ह क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लिपि चिन्ह वही होते हैं, देखो ये ए आ ई उ ये सब लिपि चिन्ह है, हमारी लिपि चिन्ह है। इसमें आ का डंडा, ई का मात्रा, उ की मात्रा, ये सब लिपि चिन्ह है हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होगा हमारी लिपि का, पहली क्लास में जो बताया था मैंने। स्वर क्या होते हैं आपको पता होगा, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, और किसी पर आश्रित नहीं होते, वे अपने आप से होते हैं। जो भी कुछ होते हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो उसमें हम क्या क्या ले लेंगे, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक हमारा क्या रह गया, ऋषि। अभी ये हमारे स्वर हो गए। आपने देखा होगा स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया 13 है। वो जो स्वरों की कुल संख्या है वो 13 हो। अन और अहा ये भी जोड़ दिए जाते हैं स्वरों में ही। कितनी हो गई टोटल हमारी स्वरों की संख्या, 13 है। तो मैं इसको यहां से रफ करके ऊपर कर दूं, क्योंकि यहां पे तो हमारे व्यंजन आएंगे, ऋषि, अन और अहा। अभी मैंने आपको बता दिया स्वरों की संख्या कितनी है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हमारी जो स्वरों की संख्या है वर्णमाला में कितनी है, 11। अगर कुल संख्या पूछी जाए, कुल संख्या, कुल स्वर, मैंने लिख दिया कुल स्वर 13। जो कुल स्वरों में आ जाते हैं वे 2 ये आ जाते हैं आपके, अन और अहा। कुल स्वरों में ये दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा व्यंजन। अभी जब वो निराश्रित है, ये तो आश्रित होंगे ना, ये किसी के ऊपर आश्रित होंगे। कभी भी बिना स्वर के व्यंजन नहीं होता, कभी भी बिना स्वर के व्यंजन नहीं होता। तो मतलब कि आश्रित है, ये व्यंजनों पर आश्रित है। तो अभी अल्पकालीन, बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, आश्रित होते हैं दूसरों पर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको मैं आपको 2-4 लिखा दूं, कै, खे, गे, घे। अभी देखो आप कै प्लस ए, कै, लास्ट में क्या बोला, ए, खे प्लस ए, खे, गे प्लस ए, घे प्लस ए, क्या हुआ, घे। आपने देखा होगा, मतलब आपने देख लिया होगा, जब मैं बोल रहा हूं के, तो बाद में क्या आ रहा, स्वर आ रहा ना, ध्वनि स्वर की आ रही ना, तो स्वर के ऊपर डिपेंड हुए ना, स्वर की ध्वनि है ना, के। आप खुद बोल के देखना, आपको पता लग जाएगा, स्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं ये। खे, चे, छे, जे, झे, अंज, ये सभी स्वरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। अयोगवाह, देखो अयोगवाह ना तो स्वर होते, अयोगवाह ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन होते, ना तो स्वर होते ना ही व्यंजन होते। लेकिन पंडित किशोरी लाल जी ने इनको क्या माना है, इनको स्वरों की श्रेणी में रखा है। पंडित किशोरी लाल जी ने इनको स्वरों की श्रेणी में रखा है, लेखन की दृष्टि पर। किसकी दृष्टि पर, लेखन की दृष्टि पर। ये जो अन और अहा है, यही दोस्तों आपके वो है जो अयोगवाह है। अयोगवाह जो है अन और अहा। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब कि आपको बोल दिया जाए इनमें से कौन सा अयोगवाह है, तो आप क्या करेंगे, अन और अहा।
ये लेखक की दृष्टि मतलब लेखन की दृष्टि पर स्वर है। किसने माना? पंडित किशोरीलाल जी ने माना था। स्वर कितने हैं? 11, लेकिन कुल स्वर 13 है। ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कुल व्यंजन 35। कुल व्यंजन कितने हो गए आपके? 35 हो गए। अच्छा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से इसको नोट कर ले। और जिसने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया वो अभी अपनी कॉपी पेन उठा ले, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने वर्णमाला को इस तरीके से कभी देखा नहीं होगा कि वर्णमाला अक्सर ऐसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अभी हम देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर लघु होता है। लघु मतलब छोटा। एक मात्रिक और मूल स्वर भी इसको ही कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है आपका? ए, ई, उ, ऋषि। ए, ई, उ, ऋषि, ये वाले आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब हमने देखा दीर्घ स्वर में आपको मैं बता दूं, दीर्घ स्वर में अभी आपको क्या देखना, इसको जो ये है ना, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर जो है दोस्तों, दीर्घ स्वर को गुरु या द्विमात्रिक या कठोर बोलते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु, द्विमात्रिक या कठोर स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर में हमारा क्या आएगा? दीर्घ का मतलब होता है, बता दूं आपको, बड़ा, जो 2 मात्रा हो, बड़ा हो, 2 मात्रा हो। गुरु भी तो 2 मात्रा का ही होता है। अभी आपको बताऊंगा लघु और गुरु, ये जब आप छंद में जाओगे ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लघु और गुरु, जिसकी 2 मात्रा होती है, जिसकी 1 मात्रा होती है, 1 मात्रा का होता है, 2 मात्रा का होता है। लघु और गुरु बोलते हैं इसको। गुरु आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या होंगे? ये सभी होंगे हमारे किसमें? दीर्घ स्वर में। किसमें होंगे? दीर्घ स्वर में। और हाँ, इसमें एक और बता दूं, ये ऋषि यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, अभी आप देख लेना इसको, फिर मत कहना कि आपने सर यहाँ भी ऋषि बना दिया। ये वाला ऋषि ऐसे बनता है, ये वाला ऋषि ऐसे बनता है। ये भी किसमें होगा? ये भी आपका दीर्घ स्वर में होगा। ये भी आपका दीर्घ स्वर में होगा। प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। कितना? 3 मात्राओं का समय लगता है, जिसे त्रिमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे त्रिमात्रिक कहते हैं। इसको संवादिक भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ओम को बोलते टाइम कितना समय लगता है ना? 3 मात्राओं का कम से कम समय लग जाता है। तो आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है प्लुत स्वर का, ओम। जब भी कभी ऐसा आ जाए बीच में, तो आप लोग बेझिझक होकर, निडर होकर लगा सकते हैं क्या? प्लुत स्वर, जो त्रिमात्रिक होता है, 3 मात्राओं का समय जिसको लगता है। अभी बता दूं, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, अज्ञश्रय। अक्षय, अभी आपको पता होगा अक्षय क्या होता है? क प्लस से, त्रय, तय प्लस रे, अज्ञ, जय प्लस अंजय, श्रेय, से प्लस रे। क्या हो गया? ये सभी हो गया आपके। क्या हो गया? ये सभी हो गया आपके। अच्छा, आपने नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। अच्छा, तो हम चलते हैं द्वित्व व्यंजन पर। किस पर चलते हैं? द्वित्व व्यंजन पर। अभी आप देखो इसको, अरे इसके बारे में देखो क्या लिखा है। द्वित्व मतलब कि 2, अपने आप ही कह रहा हो। आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ भी तो याद नहीं करना। द्वित्व व्यंजन क्या बोल रहा है वो? 2 व्यंजन। अभी
जब एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे स्वर रहित व्यंजन के साथ मेल हो जाता है तो क्या कहलाता है? द्वितीय व्यंजन। च च, ज ज, क क, प प। ऐसे जब भी आओगा ऐसे ल ल। उदाहरण दें इसका, देखो दिल्ली, बिल्ली, चे अधमे में चे। अभी ये देखा आपने, द्वितीय व्यंजन कभी भी होगा दो व्यंजन एक साथ में, एक हाफ और एक पूरा, मतलब कि एक आधा और एक पूरा होगा। जब एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे स्वर रहित व्यंजन के साथ मेल होगा तो क्या कहलाएगा? वो द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। उत्क्षिप्त, द्विगुणी, ताड़नजात। अभी कुछ दिन पहले इसका ये वाला आया हुआ था। अक्सर बच्चों को नहीं पता, मेरे बहनों भाइयों को नहीं पता कि उत्क्षिप्त को ही हम ताड़नजात कहते हैं या द्विगुणी कहते हैं। द्विगुणी मैं जानता हूं कुछ को पता होगा द्विगुणी, लेकिन सभी ने आपने क्या पढ़ा होगा बुकों में? उत्क्षिप्त व्यंजन डेड है, उत्क्षिप्त व्यंजन डेड है। लेकिन नहीं, उत्क्षिप्त द्विगुणी ताड़नजात, उत्क्षिप्त द्विगुणी ताड़नजात होते हैं। क्या होते? डे ढे, डे ढे। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफी है या कुछ और भी बता दूं? ये हमारा पोर्शन रह गया, ये बता देता हूं। अभी व्यंजन का पोर्शन है, इसमें देखो व्यंजन कितने होते हैं, मैंने बताया 33 और लेखन के आधार पर 35 होते हैं। स्पर्शी जो होते हैं, स्पर्शी जो होते हैं आपके क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। त वर्ग में, च वर्ग में च, छ, ज, झ, अंज। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अभी हो गया। अभी क वर्ग जो है, क वर्ग जो है, क कहां से बोला? क फॉर कंठ, कंठ, कंठ। च च च। अभी आप लोग ना रटना नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है? केवल और केवल फोकस रखना है अपना पढ़ाई का, इस पर ध्यान देना। जैसे जैसे मैं बोलता हूं आपको वही चीजें देखनी है, वहां पर भी बोल के देख लेना जहां एग्जाम देने के लिए बैठोगे आप लोग। कभी लाइफ में भूलने का तो सवाल ही नहीं होगा। अभी मैं बताऊं च वर्ग, अभी च वर्ग, च च च, आपकी जो जीभ है वो आगे जाके लगेगी च, तो इसे क्या कहते हैं? तालु, तालु या तालव्य, तालव्य। आपको पता भी नहीं होगा बहुत से बच्चों को, तो जीभ को ही तालव्य या तालु कहते हैं, इसको याद कर लेना। ट वर्ग जो है हमारा ट, ट, ठ, ड, ढ, अण। आपने टमाटर तो खाया होगा, तो खाते कैसे हो उसको? मुंह से तो खाते होंगे। ट ट फोर टमाटर खा लिया ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मूर्धा। क्या हो गया? मूर्धा। त वर्ग जो होगा त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। अक्सर क्या होगा, जब भी आप त, थ, द, ध, न बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो जाके किस पे टकराएगी? दांतों पे टकराएगी। तो कौन सा होगा? दंत। और फिर आपका प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। आप बोल के देखना, जब भी प, फ, ब, भ, म बोलोगे तो आपके ओष्ठ, ओष्ठ या होठ, ओष्ठ बोलते हैं इसको, ओष्ठ, ओष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। अंतस्थ होते य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये कैसे बोला? ये किससे बोला? मूर्धा से। ये रे, रे, रे कैसे बोला? अभी ये भी बताऊंगा। तो उसमें संघर्षी, ये क्या हो गया आपके? संघर्षी। ये आपके अंतस्त्व।
आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ये अलग है, इनमें से कोई सा भी आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से वर्ण है, कौन से वर्ण है। तो आपको बताना होगा कि ये अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ है। इनकी संख्या कितनी है? अंतस्थ वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए 4 है। बस यही पूछा जाता है। संघर्षी, अरे जो संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष करते हैं उसको ही संघर्षी कहते हैं। जैसे आप लोग एक संघर्ष के लिए बैठे हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि आपका संघर्ष क्या है कि हमें अब की बार जॉब लेनी ही है। आपका संघर्ष चल रहा है ये किसके साथ? अपने साथ। नहीं, जॉब लेनी है, ठीक है। तो उसमें है क्या है जो संघर्ष के साथ में करते हैं ना, तो उसमें भी तो उत्पन्न करेंगे ना। से अभी ये हो गए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक बचा आपका अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता? अन्न। और विसर्ग में क्या होता? विसर्ग में आपने देखा होगा, विसर्ग में ये आता है, हाँ, ये वहां पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। इसको याद रखना है आपको। विसर्ग भी होता है ये, क्योंकि विसर्ग की यही तो होती है, ये तो विसर्ग होता है। अनुस्वार का अंक की बिंदी ऊपर लग जाती है। और डे अंजे अणे ने में, डे अंजे अणे ने में, ये क्या होते हैं? हमारे नाक के द्वारा बोले जाते हैं अनुस्वार। क्या होते हैं? नाक के द्वारा बोले थे। डे अंजे ने अणे में, डे अंजे ने अणे में, नाकों के द्वारा आती है, यानी कि ध्वनियां जो उत्पन्न होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो जाता हूं। मैं आपको बता दूं, ए ओ ए औ, ये जो हमारे होते हैं ये संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन, ओ सॉरी, संयुक्त स्वर, स्वर। व्यंजन तो आपने देख लिया, अक्षर अज्ञस्वर। अभी आपने अक्सर देखा होगा कि व्यंजन संयुक्त नहीं पढ़ा होगा, पर आज मैंने बता दिया कि संयुक्त व्यंजन भी होंगे। जब आप लोग संस्कृत की तरफ बढ़ोगे तो आपको वहां जाते ही ये सबसे पहले टकराएंगे, ठीक है। वहां जाते ही आपको सबसे पहले टकराएंगे, जिसमें आपको क्या करना है? ए प्लस ई और ए प्लस उ कर देना है इनका। ए प्लस ई और ए प्लस उ। जब आपने ए प्लस ई ए प्लस उ कर दिया तो ई जो ए प्लस ई हो गया तो ए हो गया, ए। तो अब आपने ये दोनों बनाने हैं अपने पास से। देखता हूं कौन कितना अच्छे तरीके से बनाता है, और इनको अगली बार जब भी आप इसको देखते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनका कमेंट आना चाहिए मुझे, अधिकतर बच्चों का, कि किसने ये सही बनाया है, किसने ये गलत बनाया है। मैं देखूंगा ये दोनों, मैंने आपको ये दोनों बता दिए। ए प्लस ई जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ए प्लस उ जो हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। तो आपको ए की मात्रा और औ की मात्रा भाई तो बतानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज के लिए आपको बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, और जिस भी बच्चे ने अभी तक, मेरे भाई बहन ने जिसने भी लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते रहेंगे और ऐसे ही टॉपिक को क्लियर कराते रहेंगे। बस आपका ऐसा ही परिवार आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, आपका अपना परिवार एग्जाम अड्डा परिवार। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।